नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली परामर्श में 21 अप्रैल 2002 और 14:35 बागेश्वर का डेटा लिया गया है। सिंह लगन की कुंडली बनेगी, 5 नंबर की गिनती लगन में लिखी है और कर्क राशि बनेगी, चंद्रमा 4 नंबर में है। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट देखेंगे। सिंह लगन है, लगन 14 अंश का है। सिंह लगन है, लगन का स्वामी सूर्य होगा, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में। अब ये जो लग्नेश है ये शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र भी कुंडली में अच्छा बैठा है। सूर्य 7 अंश का है, मेष राशि में है, लग्नेश है सूर्य और उच्च का होकर के नवम भाव में मेष राशि में उच्च होता है, बैठा है। अश्विनी नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में। चंद्रमा कुंडली में 18 अंश का होकर के कर्क राशि में है, यानी चंद्रमा भी अपनी ही राशि में बैठा है। अश्लेखा नक्षत्र में है, यह बुध का नक्षत्र होता है। चंद्रमा अश्लेखा नक्षत्र में है, यानी गंडमूल वाले नक्षत्र में जन्म हुआ है। उम्मीद है जिसकी शांति जातक ने कराई रही होगी। मंगल 11 अंश का है, वृषभ राशि में है, रोहिणी नक्षत्र में है और चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है। बुध 22 अंश का होकर के मेष राशि में है, यानी सूर्य के साथ ही बैठा हुआ है। भरणी नक्षत्र में है, जो कि शुक्र का नक्षत्र होता है। गुरु 15 अंश का होकर के मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है। शुक्र 0 अंश का है, वृषभ राशि में है, अपनी राशि में है, कृतिका नक्षत्र में है और यह राहु का सूर्य का नक्षत्र होता है। शनि 18 अंश का, वृषभ राशि में, रोहिणी नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में। इसी प्रकार राहु 25 अंश का, वृषभ राशि में होकर के बैठा है, मृगशिरा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में। केतु 25 अंश का, वृश्चिक राशि, ज्येष्ठा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में बैठा है। तो ये तो हो गया ग्रहों का स्पष्ट। अब इसके अलावा इस कुंडली में हम देख लेते हैं कि कोई ग्रह विष नवमांश आदि में तो नहीं है। लगन सिंह है, सिंह लगन की डिग्री 14 अंश है, तो लगन में थोड़ा सा विष नवमांश का प्रभाव आ जाएगा। अगर सिंह लगन हो और लगन की डिग्री 13-20 से 16-40 के बीच में हो तो विष नवमांश का असर आता है, जो थोड़ा सा सेहत को प्रभावित करता है, थकान वगैरह देता है। सूर्य यहाँ पर 7 अंश का मेष राशि में है, विष नवमांश में नहीं रहेगा। चंद्रमा कर्क राशि में 18 अंश का है, विष नवमांश में नहीं है। मंगल वृषभ में 11 अंश का है, विष नवमांश में नहीं जाएगा। बुध 22 अंश का, मेष राशि में, विष नवमांश में नहीं है। गुरु मिथुन राशि में 15 अंश का है, तो गुरु भी विष नवमांश के भाग में है। गुरु भी दशा, अपनी दशा अंतर दशा में थोड़ा शारीरिक रूप से थकान देगा। विष नवमांश के ग्रह थकान वगैरह देते हैं, सेहत को पीड़ित करते हैं। शुक्र 0 अंश का है, वृषभ राशि में है, ये भी विष नवमांश में है, ये भी अपनी दशा अंतर दशा में थोड़ा शारीरिक पेन देता रहेगा। शनि वृषभ में 18 है, विष नवमांश में नहीं है। राहु वृषभ में 25 अंश का है, विष नवमांश में नहीं है। केतु वृश्चिक राशि में 25 अंश का है और यह भी विष नवमांश में नहीं है। विष नवमांश में स्थित ग्रह अपनी दशा अंतर दशा में शारीरिक थकान, दर्द और पीड़ाएं हल्का फुल्का प्रदान करने का प्रयास करते हैं। अगर हम यहाँ पर पुष्कर नवमांश की बात कर लें तो हमें इसके लिए नवमांश कुंडली की जरूरत पड़ेगी। कौन सा ग्रह हो सकता है? सबसे पहले हम देखते हैं, सूर्य से शुरू करेंगे। सूर्य नवमांश कुंडली में अगर शुभ ग्रह की राशि में होगा तभी माना जाएगा। बुध की राशि मिथुन में है, नहीं चलेगा। सिर्फ कन्या राशि में होता तब चलता। तो बुध और शनि ये दोनों पुष्कर नवमांश में नहीं आ सूर्य और शनि दोनों नहीं आ सकते। बुध आ सकता है क्योंकि शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। तो अब अगर हम देखें, बुध लगन कुंडली में मेष राशि में 22 अंश का है, मेष राशि में 22 अंश पर अग्नि तत्व की राशि में है, चूंकि नवमांश में शुभ ग्रह की राशि में आ गया तो ये क्राइटेरिया इसके ऊपर लागू हो जाएगा।
मेष राशि में 22 अंश का आ गया है, तो यहाँ पर बुध पुष्कर नवमांश में भी बैठा हुआ है। पुष्कर नवमांश का ग्रह शुभ हो जाता है। जैसे विष नवमांश के ग्रह में थोड़ा सा शारीरिक रूप से अशुभता का फल देने का योग बनता है, वैसे पुष्कर नवमांश में स्थित ग्रह के दोष दूर होने लगते हैं। तो बुध पुष्कर नवमांश में आ जाएगा। चंद्रमा धनु राशि में है गुरु के, ये आ सकता है। कर्क राशि में 18 अंश का चंद्रमा बैठा हुआ है, और कर्क राशि जल तत्व की राशि होती है। 18 अंश पर कोई पुष्कर नवमांश नहीं आता, तो चंद्रमा नहीं आएगा। शुक्र भी आ सकता है, शुक्र नहीं आएगा, क्रूर ग्रह की राशि में बैठा है नवमांश कुंडली में। गुरु केतु भी नहीं आएगा, मंगल भी नहीं आएगा। यहाँ पर सिर्फ एक बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि पुष्कर नवमांश में बैठा है। अब कुंडली का विश्लेषण कर लेते हैं। सिंह लगन की कुंडली बनेगी। लगन का स्वामी बनेंगे सूर्य महाराज, और आ करके बैठ गए हैं नवम भाव में, उच्च राशि में। नवम भाव धर्म का होता है, आध्यात्म से भी हमें जोड़ता है, पिता का भी होता है, और हमारे दायित्वों का भी होता है। तो लगन आप खुद होते हैं, और खुद हो करके कहाँ जा करके बैठे, धर्म के भाव में। तो आपका जीवन काफी धार्मिक होगा, नीति और अनीति का विचार करके काम करने वाले होंगे, आध्यात्मिक उन्नति होगी। सूर्य सात्विक ग्रह भी है, नवम में बैठता है। तो जीवन में आप कुछ ऐसे भी काम करेंगे जहां मंदिर का पुनरुद्धार करना, सामाजिक रूप से किसी संस्था आदि का निर्माण करना, मंदिर बनवाने में सहयोग देना, ऐसे काम भी आपके जीवन में हो सकते हैं। सूर्य पिता का भी कारक है, पिता के भाव में बैठा हुआ है, तो पिता का नाम भी रोशन करवाएगा। अब ये जो सूर्य महाराज बैठे हैं अपने भाव से नवम में बैठे हुए हैं, यानी बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। सूर्य आपका काफी अच्छा है, कुंडली में आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ मान सम्मान यश की वृद्धि भी करेंगे। सूर्य एक चमकदार ग्रह है, जहां बैठता है वहां प्रकाश फैलाता है। तो भाग्य भाव में बैठा है तो भाग्य को प्रकाशित करेगा। भाग्य में उच्च का ग्रह, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इसी सूर्य के साथ में बुध भी बैठा हुआ है, और अगर हम दोनों की डिग्री देखेंगे तो बुध अस्त नहीं है, यानी बुधादित्य योग का पूरा लाभ मिलेगा। बुद्धि अनुशासन में रहती है। बुधादित्य योग में व्यक्ति अपने बुद्धि और विवेक का अनुशासन में रह करके प्रयोग करना जानता है। ये बुध धन भाव का स्वामी है और लाभ भाव का स्वामी है। धन भाव और लाभ भाव का स्वामी हो करके बुध लग्नेश के साथ बैठा है, उच्च के ग्रह के साथ बैठा है, तो बुध भी इस कुंडली में एक्सीलेंट रिजल्ट देगा। अब ये जो धन भाव होता है और लाभ भाव होता है, यहाँ से नवम भाव में आया हुआ है। ये जो बुध नवम भाव किस में आता है, त्रिकोण में, यानी लक्ष्मी स्थान में। तो धनेश और लाभेश लक्ष्मी स्थान में आया हुआ है और लग्नेश के साथ में है, तो इससे बढ़िया योग क्या हो सकता है। कुंडली में महाधनी योग अपने आप बन गया। यह सूर्य और बुध की युति जातक को जीवन में फुल फाइनेंशियल फ्रीडम देगी, खूब आर्थिक आज़ादी, स्वतंत्रता और अच्छी इनकम देने का योग बन जाता है। सूर्य की डिग्री भी ठीक ठाक है, 60 डिग्री का है, तो यहाँ पर यह योग बहुत ही खूबसूरत माना जाएगा, बहुत अच्छा योग है। अब इस योग में अगर हम बुध को देखें तो बुध महाराज शुक्र के नक्षत्र में है, सूर्य महाराज केतु के नक्षत्र में है। तो नक्षत्र लॉर्ड भी ठीक ही है, दोनों की प्लेसमेंट अच्छी है, दोनों केंद्र में बैठे हुए हैं। नक्षत्र लॉर्ड बुध और सूर्य के 6, 8, 12 में नहीं है, तो यह भी इनको बल ही प्रदान करेगा। कुंडली में तीसरे भाव और दसम भाव का स्वामी शुक्र है, जो कि दसम भाव में अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। शुक्र दसम भाव में बैठ करके मालव्य योग बनाएगा। हाँ, यहाँ पर सवाल आएगा कि शुक्र की डिग्री कम है, तो देखिए डिग्री कम और ज्यादा होने से ही ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता। डिग्री कम है तो ग्रह रिजल्ट नहीं देगा, थोड़ा सा उसकी तीक्ष्णता, फल देने की तीक्ष्णता धीमी रहती है, धीमी गति से ग्रह रिजल्ट देता है। तो शुक्र यहाँ पर स्वाग्रही होकर के मालव्य योग में बैठा हुआ है। शुक्र भी इस कुंडली के अनुसार काफी अच्छा फल देने वाला दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हमने आपकी चलित कुंडली खोली हुई है, ये देखिए चलित कुंडली है। अब आप 0 डिग्री का देख के ये नहीं विचार करना है कि शुक्र पीछे के भाव का फल दे देगा, क्योंकि चलित कुंडली में ये बदल नहीं रहा है। तो शुक्र अपने मालव्य योग का पूरा बढ़िया असर देगा। लगन कुंडली में भी दशम में है और चलित में भी दशम में ही आ रहा है, तो ये बदलने वाला नहीं है, अपना फल अस्थायी रूप से मालव्य योग का देगा।
अभी शुक्र के साथ में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, एनालिसिस करना पड़ेगा। शुक्र अच्छा हो गया, शनि साथ में है, राहु मंगल है। तो ये मंगल एक डिफरेंट प्लैनेट है। शुक्र शनि राहु तो मित्र हो जाएंगे, मंगल अलग है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। राहु का अगर मंगल के साथ योग बनेगा तो गड़बड़ फल आएगा। डिग्री हम देखते हैं, मंगल 11 डिग्री का है, राहु 25 डिग्री का है, और इस बीच में शुक्र 0 डिग्री का है, शनि 18 का है। तो ये देखिए मंगल कितने डिग्री का है, 11, राहु 25, और बीच में आके शनि बैठा 18 डिग्री का। यानी मंगल और राहु का डायरेक्ट कंजंक्शन नहीं है, बीच में शनि महाराज बैठे हुए हैं। तो कोई भी यहाँ पर दुष्प्रभाव नहीं बनने वाला है। एकादश भाव में या दसम भाव में जितने अधिक ग्रह हो जाएं ठीक ही है, कुल मिलाकर के फल अच्छा ही मिलता है। तो यहाँ पर ये दसम भाव आपका ओवर एक्टिव रहेगा, आप जीवन में बड़े अच्छे कर्मशील रहेंगे, कभी खाली बैठने का विचार नहीं रहेगा, हमेशा मेहनत करेंगे और मल्टी टैलेंटेड रहेंगे। दसम भाव में कई ग्रहों का होना व्यक्ति को कई क्षेत्रों में विशेष ज्ञान देता है, निपुण बनाता है, मल्टी टैलेंट देता है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर मिलेगी। अब यहाँ पर दसम भाव है, ये दसम भाव से हम क्या देखते हैं, पैर का घुटना देखते हैं। और यहाँ पर 3 क्रूर ग्रह भी हैं, शनि राहु मंगल। तो ये जब एज फैक्टर आएगा 40 साल 45 साल, तो थोड़ा पैर के घुटनों में भी तकलीफ आने की संभावना रहेगी, क्योंकि जो यहाँ पे शनि बैठा हुआ है ये रोग भाव 6ठे भाव का स्वामी भी है। तो पैर और घुटने के आसपास में जब ये जाएगी आपकी तो दिक्कत देगा, उसके लिए थोड़ा सा तब शनि का देख लेंगे। वैसे शनि मारक ग्रह भी है, 6ठे और 7वें भाव का स्वामी है। हालांकि पीड़ित नहीं है, केंद्र में है, आयु लंबी करेगा, लेकिन पैर के गांठों की घुटनों की शिकायत देगा। सूर्य लगन का स्वामी है, कारक ग्रह है। गुरु पंचम का स्वामी कारक है, मंगल नवम का स्वामी कारक है। आपके 3 कारक ग्रह गुरु मंगल और सूर्य हैं। आप इन तीनों ग्रहों का स्टोन पहन सकते हैं। गुरु के लिए पुखराज पहन सकते हैं, मंगल के लिए मूंगा पहन सकते हैं, और सूर्य के लिए माणिक्य पहन सकते हैं। मारक के रूप में अगर हम देखें तो पहले मारक के रूप में बुध काम करेंगे, दूसरे मारक के रूप में शनि काम करेंगे, लेकिन दोनों ग्रह ही पीड़ित नहीं है। यहाँ पे बुध पीड़ित नहीं है तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। शनि थोड़ा सा दिक्कत देगा, क्योंकि 2 क्रूर ग्रहों के साथ में है, इधर राहु इधर मंगल, इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है। कर्म भाव लेकिन आपका मजबूत है, काफी अच्छा कर्म करेंगे, जीवन में नाम रोशन करेंगे, कई प्रकार के कार्यों को एक साथ करने की क्षमता रहेगी। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पर सूर्य 7 अंश का है और बुध 22 अंश का है। सूर्य 7 अंश का है, यानी सूर्य मेष राशि में पीछे है और बुध आगे है। अब बुध आगे है, इसका मतलब दसम भाव की तरफ बुध आगे आगे चल रहा, और एकादश भाव में कौन है, गुरु है। तो ये जो आपका दसम भाव और दसम भाव में बैठे हुए ग्रह है ना, ये शुभ कर्तरी में आ गए। एक तरफ बुध है, एक तरफ गुरु है, भाव भी शुभ कर्तरी के असर में आएगा, भाव में बैठे हुए ग्रह भी आएंगे, इसलिए भी आपका कर्म भाव काफी अच्छा। दसम भाव किस चीज का होता है, राज्य का, सत्ता का, पद का, प्रतिष्ठा का, मान का, सम्मान का, यश का, वैभव का, जीवन में कर्म का होता है। यानी जो हमारी जितनी पर्सनल अचीवमेंट है वो सब दसम भाव में आ जाती हैं, और ये शुभ कर्तरी में पड़ रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए, जीवन में आप काफी बहुत अच्छा कुछ करने वाले हैं। चतुर्थ भाव में आपके केतु महाराज बैठे हैं, और जीवन में कई बार आपका स्थान परिवर्तन संभव है, क्योंकि यहाँ चतुर्थ भाव में केतु होता है तो स्थान परिवर्तन वगैरह कराता है। चौथे भाव का स्वामी मंगल है, और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, शुभ ग्रह शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है, जो बताती है कि जीवन में एक से अधिक घर, गाड़ी और संपत्तियां आप बनाएंगे। जीवन में मल्टीपल कई सारी भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी वगैरह बनाने का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। संतान भाव को अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, खराब प्रभाव नहीं है। संतान भाव का स्वामी गुरु खुद संतान भाव पे दृष्टि डाल रहा है, इसलिए संतान में कोई भी बाधा आने वाली नहीं है। 6ठे भाव को देखें तो 6ठे भाव पर चंद्रमा की दृष्टि आ रही है, इसलिए जो शत्रु होंगे आपके वो नीच प्रवृत्ति के, थोड़ा पीठ पीछे बुराई करने वाले शत्रु ज्यादा रहेंगे, सामने आकर के मुकाबला करने वाले कोई शत्रु नहीं रहेंगे। चंद्रमा वैसे 6ठे भाव पर क्रूर ग्रह हो, क्रूर ग्रह का प्रभाव हो तो ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन चंद्रमा देखता है तो चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है, तो बहुत छोटे मोटे शत्रु और विरोधी बनते हैं, जो पीठ पीछे आपकी बुराई या आपकी टांग खींचने का ही सिर्फ प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे।
सप्तम भाव का भी स्वामी शनि है और सप्तम भाव का स्वामी शनि जा करके बैठ गया है आपके दसम भाव में, और सप्तम भाव का कारक शुक्र भी यही है और मंगल की भी युति है। तो थोड़ा सा प्रेम विवाह की इच्छा आपके अंदर रह सकती है। प्रेम विवाह अगर आप करना चाहेंगे तो प्रेम विवाह के लिए भी योग बनता है। वैसे गुरु की भी दृष्टि जा रही है सप्तम भाव पे, तो जो भी विवाह होगा वो कुल खानदान परंपरा के अनुरूप ही होगा। लेकिन शुक्र और मंगल की युति जिसमें सप्तमेश की भी भूमिका है, कभी कभी प्रेम विवाह की भी तरफ ले जा सकती है। अभी शुक्र की महादशा आपकी शुरू ही हुई है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, शनि छठे भाव का स्वामी होकर के दसम भाव में गया हुआ है, और छठे भाव का स्वामी होकर के जाए तो व्यक्ति के लिए मेडिकल का फील्ड, वकालत आदि का भी फील्ड अच्छा हो जाता है। दूसरा, छठे भाव का स्वामी दसम में जाए तो व्यक्ति के लिए सरकारी नौकरी के लिए भी चांसेस होते हैं, और कुंडली में सूर्य भी अच्छा बैठा हुआ है, तो आप सरकारी क्षेत्र में भी प्रयास कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन आपका काफी ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी कुंडली मांगलिक नहीं है। इन घरों में मंगल होता है तो कुंडली मांगलिक होती है। विवाह भाव का जो स्वामी शनि है वह खुद विवाह के कारक शुक्र के साथ बैठा है। इस भाव पर गुरु की दृष्टि भी आई हुई है, तो वैवाहिक जीवन आपका काफी अच्छा रहने वाला है। विवाह कब हो सकता है इसको भी हम देख लेते हैं। विवाह भाव का स्वामी शनि है और शनि के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं बैठा है। शुक्र कारक होता है। शुक्र के नक्षत्र में आपके बुध महाराज बैठे हुए हैं। बुध है शुक्र के नक्षत्र में। तो दशा और अंतरदशा के हिसाब से हम देखें अगर, तो लगभग आपकी उम्र 23-24 साल की अभी हुई है। प्रत्यंतर दशाओं पर भी हमें चलना होगा। विवाह आपका शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र का अंतर चल रहा है। बुध के प्रत्यंतर में विवाह के योग एक तो बनेंगे। शुक्र की महादशा, शुक्र की अंतरदशा और बुध का प्रत्यंतर। बुध का प्रत्यंतर इसलिए क्योंकि बुध शुक्र के नक्षत्र में बैठा है। मार्च 2027 से सितंबर 2027 यह पहला योग बनेगा। इसके बाद जो दूसरा योग बनेगा उस पे हम चलते हैं। सूर्य महाराज केतु के नक्षत्र में है। दूसरा योग आपका चंद्रमा की दृष्टि नहीं है, मंगल महाराज बैठे हुए हैं चंद्रमा के नक्षत्र में। एक योग गुरु की दृष्टि पड़ रही है, ये देखिए गुरु की दृष्टि आपके 7वें भाव पर है। तो दूसरा योग जो बनेगा शुक्र में सूर्य के अंतर में गुरु के प्रत्यंतर में, मार्च 2028 से मई 2028 के बीच में भी विवाह के चांसेस खूब प्रबल रहेंगे। अगर यह चांस निकलेगा तो फिर वैसे 2028 बहुत पक्का तरीके से दिख रहा विवाह के लिए। 2028 के आसपास में विवाह का योग ज्यादा प्रबल दिखाई दे रहा है। इस कुंडली से अगर एक और समय निकालें तो जुलाई 29 से नवंबर 29 के बीच का भी बनेगा। यह समय ज्यादा प्रबल दिखाई दे रहा क्योंकि खुद सप्तमेश का योग रहेगा। तो कुल मिलाकर के आपका विवाह जो है 28 से 30 वर्ष की आयु के बीच में होता हुआ नजर आ रहा। वैवाहिक जीवन आपका काफी ठीक रहने वाला है। अष्टम भाव को अगर हम देखें तो अष्टम भाव पर किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव वगैरह नहीं पड़ रहा। अष्टम भाव स्वस्थ है, यहाँ पर कोई क्रूर ग्रह नहीं बैठा है। अष्टमेश गुरु भी लाभ भाव में गया हुआ है, तो बुढ़ापा अच्छा रहेगा। अंतिम समय जीवन का अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा। भाग्य आपका चमकने वाला है, भाग्य काफी अच्छा रहेगा। दसम भाव काफी मजबूत है, यहाँ भी टेंशन नहीं है। गुरु एकादश भाव में बैठा हुआ है, सारे लाभ और इच्छाओं की पूर्ति कराएगा। भविष्य में ज्योतिष के प्रति आपकी रुचि भी बढ़ाएगा। अब एक चीज और यहाँ पर देखिएगा, ये जो धन भाव है और लाभ भाव का स्वामी बुध है, यह सूर्य के साथ नवम भाव में धर्म भाव में बैठा है। इसलिए आप जीवन में जो भी पैसा कमाएंगे वह अच्छे मार्ग से कमाएंगे। किसी बुरे मार्ग पे चल के पैसा नहीं कमाएंगे। वैसे भी जिनका सूर्य अच्छा होता है, उच्च का हो, स्वाग्रही हो, तो ऐसे लोग काफी नोबेल हार्टेड होते हैं। सूर्य अच्छा है तो आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता भी रहेगी। लाभ भाव में गुरु महाराज आपको सारे सुख, नौकर चाकर आदि का भी सुख देंगे। 12वें भाव में चंद्रमा है, चर राशि में होकर के बैठे हुए हैं। बाहर की यात्राएं, विदेश यात्राएं और भी ये आपको दे सकते हैं। दूर स्थानों की यात्रा, हवाई यात्रा, जल के माध्यमों से यात्रा, ये सारी चीजें भी चंद्रमा महाराज देते हैं।
इस कुंडली में अब हम वर्ग कुंडलियों पर चलते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे देशकाल कुंडली G3 की। इस कुंडली में कितना आपके बल दिखाई दे रहा है। देशकाल कुंडली अगर हम आपकी देखें तो अच्छी है। देशकाल कुंडली के लगन में शुभ ग्रह बुध बैठा हुआ है, लग्नेश भी ठीक स्थिति में है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। देशकाल कुंडली में चंद्रमा नीच का है, तो भाई बहनों की तरफ से आपको थोड़ी बहुत चिंताएं रह सकती हैं। देशकाल कुंडली के बाद हम आपकी चतुर्थांश कुंडली खोल लेते हैं। यहाँ पर अगर आप चतुर्थांश कुंडली देखेंगे तो यहाँ पे आपको चतुर्थांश कुंडली में राहु आपके चौथे भाव में दिखाई देंगे। चतुर्थांश कुंडली में लगन में शनि महाराज बैठे हुए हैं, केतु दसम भाव में मंगल के साथ है और राहु यहाँ पर चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। तो चतुर्थांश कुंडली भी दिखा रही है कि जीवन में स्थान परिवर्तन होने की संभावना रहेगी, क्योंकि यहाँ का जो लग्नेश है मंगल व केतु के साथ में ही बैठा हुआ है। लगन कुंडली से संतान में तो कोई बाधा नहीं है, संतान भाव अच्छा है। अगर हम सप्तमांश कुंडली देखें तो यहाँ भी चीजें अच्छी हैं। लगन में जो है शुभ ग्रह बैठा हुआ है, लग्नेश मंगल खुद उच्च का है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। गुरु भी लाभ भाव में बैठा है जो कि संतान का कारक है। संतान में आपके किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, बाधा नहीं है। नवमांश कुंडली देखें तो नवमांश कुंडली से हम वैवाहिक सुख को देखते हैं, तो नवमांश कुंडली में यहाँ पर दिखाई दे रहा है लगन में राहु बैठा है, जीवन साथी काफी होशियार और चालाक रहेगा। नवमांश कुंडली होता है विवाह का और चौथा भाव होता है हृदय का, प्रेम का, मन का। तो ये जो चतुर्थ भाव है नवमांश कुंडली का, यह शुभ कर्तरी में है। एक तरफ बुध बैठा है, एक तरफ चंद्रमा बैठा है। तो नवमांश कुंडली का अगर चतुर्थ भाव शुभ कर्तरी में हो, अच्छी स्थिति में हो, तो ऐसा माना जाना चाहिए कि वैसे चौथे भाव का स्वामी मंगल भी स्वाग्रही है कि वैवाहिक जीवन में दोनों का हृदय, दोनों स्त्री और पुरुष के हृदय का मिलन रहेगा, दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम रहेगा। वैसे भी यहाँ पर सप्तमेश जो है लगन कुंडली का शुक्र के साथ संबंध में है, तो वैवाहिक जीवन आपका ठीक दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन में समस्याएं बिल्कुल भी नहीं आएंगी। अब हम आपका D10 चेक कर लेते हैं। दसमांश कुंडली, दसमांश कुंडली का लगन अगर हम देखें तो गुरु का लगन है, 12 में गया हुआ है, जो यह दर्शाता है कि कामकाज के कारण से आपको दूर स्थानों पर जाना, यात्रा करना दिखेगा। लगन कुंडली में भी वही प्रॉमिसिंग दिखाई दे रही है। तो आपके काम में ट्रेवलिंग रहेगी। दसमांश के चौथे भाव में केतु भी है, नौकरी में कई बार ट्रांसफर वगैरह होगा, तो ऐसी नौकरी में जाएंगे जहां कई बार ट्रांसफर होता रहे। फिलहाल अभी आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप दशा के माध्यम से देखेंगे तो अभी आपकी शुक्र की महादशा शुरू ही हुई है। शुक्र दसम भाव में बैठा हुआ है, शुक्र की महादशा शुरू ही है, दसम में है, और अभी अंतरदशा जो है शुक्र में फिर सूर्य की आएगी, यानी आगे अंतरदशाएं भी काफ़ी अच्छी हैं। तो सरकारी नौकरी के लिए अगर आप चाहें तो प्रयास जारी रखिए। शुक्र की महादशा काफी अच्छी जाएगी, उसके बाद सूर्य की महादशा भी अच्छी जाएगी। शुक्र की महादशा इसलिए अच्छी जाएगी क्योंकि शुक्र अच्छे भाव में बैठा है, दसम भाव में, अच्छी राशि में बैठा, अपनी राशि में। शुक्र का नक्षत्र कौन सा है? सूर्य का है, और सूर्य कुंडली में नवम भाव का है, उच्च का है, भाग्योदय इसी शुक्र की ही महादशा में आपकी हो जाएगी। सूर्य की महादशा अच्छी जाएगी, लग्नेश होकर के उच्च है। फिर इसके बाद चंद्रमा की दशा में थोड़ा सा आपको परेशानी आएगी। वैसे आर्थिक और कैरियर से कोई परेशानी नहीं आएगी, मानसिक रूप से थोड़ा सा व्यस्त रहेंगे। चंद्रमा 12वें भाव में है और शनि देखिए इसके ऊपर दृष्टि डाल रहा है, तो थोड़ा सा मानसिक चिंता और तनाव का भी योग बन जाता है। और कभी कभी जब चंद्रमा 12 में हो, उस पे शनि की दृष्टि भी आ जाए, तो जीवन में जब भी कुछ अच्छी घटनाएं हो तो उसके थोड़े समय बाद थोड़ी ऐसी भी घटनाएं होती हैं जहां से मन को दुख की प्राप्ति हो जाए। तो इसलिए अच्छी घटनाओं पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं देना है, प्रसन्न नहीं होना है, अन्यथा उसके बाद उतने ही मात्रा में दुख का भी बोध हो सकता है। चंद्रमा की दशा में यात्राएं भी होंगी, मानसिक तनाव भी थोड़ा सा रहेगा, लेकिन फिर मंगल आएगा, फिर जीवन अच्छा चलेगा। ओवरऑल 100 में से 90 पैसे में आपके पॉजिटिव है कुंडली, काफ़ी ठीक दिखाई दे रही है। और सिर्फ अगर आपको कभी सेहत से जुड़ी दिक्कत महसूस होगी तो शनि के लिए कुछ दान करिएगा।
गुरु के लिए पुखराज 6 से 8 कैरेट, सूर्य के लिए माणिक्य 6 से 8 कैरेट, मंगल के लिए मूंगा 6 से 8 कैरेट यह आपको धारण कर लेना है। अगर हम यहाँ पर रुद्राक्ष देखें, अच्छा कोई कहेगा शनि और राहु की युति होने से जो है शापित दोष बनता है, तो हाँ शापित दोष का असर तो कुछ रहेगा क्योंकि शनि और राहु की युति बन रही है। तो शनि राहु एक साथ हैं, वैसे भाव अच्छा है, राशि अच्छी है, फल अच्छा करेंगे, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सेहत में प्रॉब्लम पैदा करेंगे, दर्द थकान, आगे चल के थोड़ा थायराइड वगैरह, लाइफ स्टाइल परेशानी, पैर के जोड़ों में दर्द वगैरह देंगे। तो इस शापित दोष की शांति करवा लीजिएगा। शनि के लिए 7 मुखी और राहु के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष भी आप पहन सकते हैं। चंद्रमा 12वें में अगर लगे मानसिक रूप से तनाव है तो 2 मुखी रुद्राक्ष भी पहनिएगा। शेष कुंडली में ग्रहण दोष, प्रदोष आदि नहीं है, ना ही काल सर्प दोष है, कुंडली ठीक है, काफी अच्छा और सुखी संपन्न जीवन आपको मिलने वाला है।